हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मोलार प्रेगनेंसी के बारे में। मोलार प्रेगनेंसी क्या होती है? बेसिकली मोलार प्रेगनेंसी में जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है, उस ट्रोफोब्लास्टिक लेयर का प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। इसको हम बोलते हैं मोलार प्रेगनेंसी। तो ये मोलार प्रेगनेंसी जो है वो क्यों हो रही है, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से कॉज हैं जो लीड करते हैं मोलार प्रेगनेंसी को। इस मोलार प्रेगनेंसी में फ़ीमेल में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे हम इस कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अगर इसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया गया तो पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं या फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि मोलार प्रेगनेंसी बेसिकली होती क्या है, राइट। तो इट इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा वेयर degenerative and proliferative changes occur in trophoblastic layer resulting in formation of mass of cystic और grapes like structure। तो इसको हम बोलते हैं मोलार प्रेगनेंसी। देखो बेसिकली आप सभी को पता है कि हमारी जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ठीक है, जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट लेयर है उसका डिवीज़न होता है। जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो दो टाइप में डिवाइड होती है, मतलब ये दो लेयर से बनी हुई होती है। कौन कौन सी? साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एंड सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। तो ये बेसिकली दो लेयर होती है हमारे ट्रोफोब्लास्टिक लेयर की। जो हमारी सिंशियोट्रोफोब्लास्ट होती है, ठीक है, जो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट है बेसिकली ये सिक्रीशन करती है HCG हार्मोन का, यानी कि जो हमारा HCG हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रीट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे? वो हमारा इस सिंशियोट्रोफोब्लास्ट से सिक्रीट होता है, राइट। तो ये काम होता है सिंशियोट्रोफोब्लास्ट का। और साइटोट्रोफोब्लास्ट का क्या काम होता है? ये प्लेसेंटा और कोरियन का फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारी कोरियोनिक विलाई होती है, जो प्लेसेंटा होती है, उसका फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट का होता है। तो इनको हम दोनों को कंबाइनली बोलते हैं ट्रोफोब्लास्टिक लेयर। तो बेसिकली मोलार प्रेगनेंसी में यही जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है, इन्हीं ट्रोफोब्लास्टिक लेयर में डिजनरेटिव एंड प्रोलिफरेटिव चेंजेस होना स्टार्ट हो जाती हैं। डिजनरेटिव यानी कि जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू हैं उनका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है या फिर डिटोरिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और प्रोलिफरेटिव मतलब होता है कि जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं या जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ हैं उनमें अनकंट्रोल्ड और एक्सेसिव ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ हैं वो अनकंट्रोल्ड और एक्सेसिव उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मतलब होता है डिजनरेटिव का और प्रोलिफरेटिव का। तो यही चेंजेस होते हैं हमारे ट्रोफोब्लास्टिक लेयर में, जिनकी वजह से क्या होता है? रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ सिस्टिक और ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो ये ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है इसमें ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मोलार प्रेगनेंसी। मैंने अभी तक क्या बोला कि मोलार प्रेगनेंसी क्या है? ये हमारे प्लेसेंटा की एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें जो हमारी ट्रोफोब्लास्टिक लेयर होती है उसमें डिजनरेटिव एंड प्रोलिफरेटिव चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं नॉर्मल बोलूँ, यानी कि जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है, वो जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जो बाद में कैसे हो जाती है? ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह दिखती है। और इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? जैसे फ्लूइड सिस्ट होते हैं ना, वैसे ही इनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं मोलार प्रेगनेंसी। ओके, मोलार प्रेगनेंसी ऑल्सो कॉल्ड हाइडेटिफॉर्म मोल, वेसिकुलर मोल, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक और नियोप्लाज्म। मोलार प्रेगनेंसी को हम कई नामों से जानते हैं, ठीक है, जैसे हाइडेटिफॉर्म मोल यानी कि H मोल, वेसिकुलर मोल, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक या फिर नियोप्लाज्म। तो ये मोलार प्रेगनेंसी के अदर नेम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोलार प्रेगनेंसी। जो मोलार प्रेगनेंसी है वो कितने टाइप की होती है? अभी तक हमने सिर्फ इतना बोला था कि मोलार प्रेगनेंसी में बेसिकली क्या हो रहा था, जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है उसमें डिजनरेटिव और प्रोलिफरेटिव चेंजेस आ रहे थे, यानी कि जो टिश्यूज़ है उनका एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा था, ठीक है। अब इनके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारी मोलार प्रेगनेंसी है ये दो टाइप की होती है, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल में क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ विथ सम फीटल टिश्यूज़, यानी कि इसमें जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू में एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जो उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि वो फीटल को
जो फीटल टिश्यू है यानी कि जो फीटल का डेवलपमेंट है वो रुक जाए, यानी कि इसमें जो फीटल टिश्यूज़ होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। हालांकि जो फीटस होता है वो डेड होता है और वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता, लेकिन कुछ फीटल टिश्यूज़ जो हैं वो पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी में प्रेजेंट होते हैं, राइट। वहीं कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है, इसमें ट्रोफोब्लास्टिक जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फीटल टिश्यू को डेवलप होने ही नहीं देते, वो पूरे की पूरी जो यूट्रस की कैविटी है उसको पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं। जैसे आपको इमेज में भी दिख रहा है कि पार्शियल मोल में क्या हो रहा है, जो टिश्यूज़ हैं, जिन टिश्यूज़ की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है वो अभी कम है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि यहाँ पे फीटल का डेवलपमेंट ना हो, यानी कि इसमें जो फीटल है वो डेवलप होगा लेकिन वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा, उसके फीटल के कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी में प्रेजेंट होंगे, राइट। वहीं कंप्लीट में क्या है, ये जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है ये पूरे के पूरे जो हमारी यूट्राइन कैविटी उसको कवर कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फीटल है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि ये जो पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी है और जो कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी है ये क्यों हो रही है, ओके, ठीक है। तो ये जो पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है यानी कि जिसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है ट्रोफोब्लास्टिक लेयर की और उसमें कुछ फीटल टिश्यू प्रेजेंट हैं, तो बेसिकली ये कैसे होता है, जैसे ही जब डाइस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन होता है, डाइस्पर्मिक देखो नाम से ही है, जब दो स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है, 1 ओवम एंड 2 स्पर्म, जब 2 स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइस्पर्मिक, यानी कि 2 स्पर्म ने एक ओवम को फर्टिलाइज्ड किया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ट्रिप्लॉइडी कंडीशन आ जाती है, ट्रिप्लॉइडी यानी कि ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ट्रिप्लॉइडी कंडीशन आ जाती है। होता क्या है, ये था हमारा ओवम में क्या होगा, उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, यानी कि अंदर जो है वो 23X क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, मदर के मैटरनल जेनेटिक भी इसमें प्रेजेंट होता है, राइट। ये है हमारा, यहाँ से आया एक स्पर्म और इधर से आया 2 स्पर्म, यानी कि इसके पास भी अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा और इसके पास भी खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा, राइट। तो दोनों स्पर्म ने क्या करा, एक ओवम को फर्टिलाइज्ड कर दिया और जो ये जेनेटिक मटेरियल है अब ये क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये 69XXY ट्रिप्लॉइडी वाली कंडीशन को अराइज कर देते हैं, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम के 3 सेट्स बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली है पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी, जिसमें एबनॉर्मल ग्रोथ तो होती है लेकिन इसमें कुछ फीटल टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों होती है, जब 2 स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज्ड कर देते हैं, ठीक है, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो पैटर्नल यानी कि जो फादर का जेनेटिक मटेरियल भी होता है और मदर का जेनेटिक मटेरियल भी इसमें प्रेजेंट होता है। यही आगे जाकर क्या हो जाती है, ट्रिप्लॉइडी बन जाती है, यानी कि 69XXY क्रोमोसोम वाली ट्रिप्लॉइडी हो जाती है, ठीक। अब कंप्लीट जो मोलर प्रेगनेंसी है वो कैसे होती है, इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें या तो एक स्पर्म या तो दो स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, लेकिन जो ये एक ओवम होता है ये क्या होता है, एम्प्टी होता है। एम्प्टी बोलो तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ओवम हैव नो जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो जब एक स्पर्म इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करता है, यानी कि यहाँ पे से आया 23X क्रोमोसोम, ठीक है, ये स्पर्म आया, इसने इसको फर्टिलाइज किया, अंदर ओवम के पास अपना खुद का कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, एम्प्टी है, ठीक है। तो ये जो 23X क्रोमोसोम है जब ये इसको फर्टिलाइज करता है तो यहाँ पे क्या होती है, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है, यानी कि जो 23X क्रोमोसोम है ये 46XX क्रोमोसोम बन जाता है, जिसको हम इसी फिनोमिना को हम एंड्रोजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, इसीलिए जो कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी होती है इसमें कोई भी फीटल टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि जो ओवम है उसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, वो एम्प्टी है, राइट। तो ये 2 चीज़ें थी। जो पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी होती है इसमें क्या होती है, 2 स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, बाद में जो उनके जेनेटिक मटेरियल होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। वहीं जो कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी है इसमें क्या होती है, इसमें जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है तो ओवम के अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, वो एम्प्टी होता है, ठीक है। तो जब वो अंदर जाता है और उस जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है तो वो 46XX क्रोमोसोम बनाता है, यानी कि इसी फिनोमिना को हम एंड्रोजेनेसिस कहते हैं,
ये थे इसके टाइप्स। अब हम बात करेंगे कि ये जो मोलार प्रेगनेंसी हो रही है, यानी कि ये जो एबनॉर्मल एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है ट्रोफोब्लास्टिक लेयर की, ये क्यों हो रही है। तो सबसे पहला तो ये है कि ये जो इसका कॉज है, ठीक है, वो अभी तक अननोन है, लेकिन कुछ अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोलार प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल में पहले हिस्ट्री रह चुकी हो कि पहले उसको मोलार प्रेगनेंसी थी, तो अभी भी चांसेस हैं कि उसको दोबारा से मोलार प्रेगनेंसी अराइज हो सकती है, राइट। उसके बाद है सेकंड, एडवांस मैटरनल एज। अगर मदर की एज ज़्यादा है, ठीक है, 35 ईयर से अगर फीमेल की एज ज़्यादा है तो उसको तो इस कंडीशन में भी मोलार प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। देन है टीनेज प्रेगनेंसी। अगर जो फीमेल है उसने 19 ईयर या 19 ईयर से पहले, ठीक है, पहले बेबी कंसीव कर लिया, उससे पहले वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको हम बोलते हैं टीनेज प्रेगनेंसी। तो उस टाइम पे भी क्या हो सकती है, मोलार प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा अराइज हो सकते हैं। देन उसके बाद है लोअर डाइट्री इंटेक। अगर फीमेल जो है उसका डाइट्री इंटेक अच्छा नहीं है, वो फॉलिक एसिड प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रही है, ठीक है, अगर उसका जो डाइट्री इंटेक है वो पुअर है, तो उसकी वजह से भी मोलार प्रेगनेंसी हो सकती है। देन उसके बाद है कंप्लीट और पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी। ये चीज़ मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि कंप्लीट और पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी में क्या होता है। बेसिकली जो हमारी पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी होती है, इसमें ये कब होती है, जब एक ओवम को 2 स्पर्म फर्टिलाइज कर देते हैं और ये क्या बनाते हैं, एक ट्रिप्लॉइडी बनाती है, यानी कि 69XXY क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। इसमें 3 सेट्स बन जाते हैं क्रोमोसोम का, जिसकी वजह से पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी अकर होती है। वही कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी कैसे अकर होती है, जब स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज़ करता है, यानी कि स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज़ करता है, लेकिन उस ओवम के अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ओवम एम्प्टी होता है, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो स्पर्म, क्योंकि स्पर्म पे तो खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल है, तो जैसे ही वो उसको फर्टिलाइज़ करेगा, स्पर्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, तो वो 46XX क्रोमोसोम बनाएगा, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम एंड्रोजेनेसिस बोलते हैं। तो इस तरीके से मोलार प्रेगनेंसी अराइज होती है। ये कुछ क्या थे, कॉजेज थे। उसके बाद हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, कि अगर हमारे पास कोई फीमेल आती है मोलार प्रेगनेंसी वाली, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ओफो, तो सबसे फर्स्ट है वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। ये कुछ मोलार प्रेगनेंसी के कुछ क्या बोल सकते हैं उससे, क्लिनिकल साइन होते हैं, ठीक है, जो मोलार प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं, मतलब मेन साइन। तो सबसे फर्स्ट तो यही देखने को मिलता है, वेजाइनल ब्लीडिंग। और सेकंड है वाइट क्यूरेंट इन, ओह ये यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे है वाइट क्यूरेंट इन रेड क्यूरेंट जूस, ठीक है, ये पूरा ऐसे है, गलती से लिख दिया। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये दोनों के दोनों सिम्टम्स मेन सिम्टम्स होते हैं मोलार प्रेगनेंसी के, ओके, ठीक है। तो सबसे मेन सिम्टम क्या था, वेजाइनल ब्लीडिंग थी, यानी कि जो फीमेल है उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और दूसरा मेन सिम्टम्स कौन सा होता है, वाइट क्यूरेंट इन रेड क्यूरेंट जूस, यानी कि ये जो ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ये जो ब्लड है ये हमारे, देखो मैंने बोला था कि मोलार प्रेगनेंसी में क्या होता है, सिस्ट भी बनती है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वो सिस्ट कैसे दिखती है, जैसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे ग्रेप क्लस्टर्स में होंगे वैसे दिखती हैं, ठीक। तो वाइट क्यूरेंट इन रेड क्यूरेंट जूस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो ब्लड है, ये जो सिस्ट है, ये रप्चर्ड सिस्ट के साथ मिक्स होकर के, जो ये रप्चर्ड सिस्ट हैं, इनसे जो फ्लूइड निकलता है उसके साथ ये जो ब्लड है वो मिक्स होकर के कुछ वाइट क्यूरेंट इन रेड क्यूरेंट जूस की तरह अपीयरेंस देता है, जैसे आपको ये इमेज में दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे सिस्ट हैं, ठीक है, ये क्या हमारे सिस्ट है, स्मॉल स्मॉल सिस्ट हैं। इन ये जो रप्चर्ड सिस्ट हैं, इनसे जो फ्लूइड निकलता है वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और वाइट क्यूरेंट इन रेड क्यूरेंट जूस की तरह कुछ इस तरीके से अपीयरेंस देता है, ठीक है, उस वेजाइनल ब्लीडिंग को, राइट। तो ये इसके मेन सिम्टम्स हैं मोलार प्रेगनेंसी के। उसके अलावा फीमेल में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, एब्डोमिनल पेन फीमेल को होगा, क्योंकि जो यूट्रस के अंदर क्या है, ये जो सिस्ट है, सॉरी, ये जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में होती है, जिसकी वजह से यूट्रस का साइज़ इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, उसकी जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है और फीमेल में पेन देखने को मिलता है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम, यानी कि फ़ीमेल को एक्सेसिव अमाउंट में वॉमिटिंग देखने को मिलती है इसमें। क्यों, क्योंकि जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर हैं वो एक्सेसिवली क्या हो रही है, उनकी
एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और आपको पता है कि ट्रोफोब्लास्टिक लेयर से ही हमारा एचसीजी हार्मोन का सिक्रीशन होता है, राइट। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, मोलार प्रेगनेंसी में जो एचसीजी लेवल है वो ज़्यादा एलिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल में हाइपर एमेसिस ग्रेविडम देखने को मिलती है, यानी कि फीमेल को एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है। उसके बाद है अब्सेंस फीटल पार्ट एंड एफएचएस, यानी कि जो फीटल पार्ट हैं वो अब्सेंट होंगे, क्योंकि फीटस डेवलप ही नहीं हुआ है तो उसके पार्ट्स भी ऑब्वियस सी बात है कि अब्सेंट होंगे, ठीक है। फीटल हार्ट साउंड, जो फीटल हार्ट साउंड है वो भी अब्सेंट होगी पार्शियल में। मैंने आपको बताया था कि कुछ फीटल जो टिश्यूज़ हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो फीटस होता है वो डेड होता है, ठीक है। फीटस प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाता, कुछ टिश्यूज़ जो है उसके प्रेजेंट होते हैं, राइट। उसके बाद कोई भी फीटल मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। एक्सपल्जन ऑफ ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स, वेजाइना के थ्रू अगर कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी है तो उस केस में क्या होती है, वेजाइना के थ्रू ये जो वेसिकल्स हैं, जो ये ग्रेप लाइक वेसिकल्स हैं, ये इनका एक्सपल्जन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वेजाइना के थ्रू ये बाहर निकलने स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। उसके बाद है यूट्रस लार्जर देन जेस्टेशनल एज, जो यूट्रस है वो उसकी जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग कैसा होगा, हमेशा बड़ा हुआ होगा, ठीक। उसके बाद है फीचर्स ऑफ प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया, यानी कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है उसके फीचर्स फीमेल में देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स थे मोलार प्रेगनेंसी के। देन उसके बाद हम इस कंडीशन को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, मोलार प्रेगनेंसी वाली को। तो सबसे फर्स्ट है, इसमें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो उसमें अगर यूट्रस के अंदर ये क्या है, जो ये ट्रोफोब्लास्टिक लेयर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा दिखेगा, हमें स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस दिखेगी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के दिखेंगे, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस दिखेंगी, यानी कि इसको हम बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगी। उसके बाद बीटा एचसीजी लेवल चेक करेंगे हम फीमेल में, ठीक है। इसमें जो बीटा एचसीजी लेवल है वो हमेशा फीमेल में एलिवेटेड देखने को मिलेगा। अगर हमने बीटा एचसीजी लेवल चेक किया और उसमें जो ये बीटा एचसीजी लेवल है, ठीक है, अगर ये 100,000 से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, राइट, ये जो बीटा एचसीजी लेवल है अगर ये 100,000 से भी ज़्यादा देखने को मिलता है इसका लेवल, तो ये इंडिकेट करता है कि जो फीमेल है उसमें मोलार प्रेगनेंसी है। उसके बाद हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। वेजाइनल एग्जामिनेशन में हम इंटरनल बैलोटमेंट कैन नॉट बी इलिक्टेड, जो इंटरनल बैलोटमेंट है इसको हम इलिक्ट नहीं कर पाएंगे वेजाइनल एग्जामिनेशन में, राइट। उसके बाद हम रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं फीमेल में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो बेसिकली हम रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। ये कुछ डायग्नोस थे, ठीक है। सबसे पहले तो यही होगा कि हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड में ही हमें यूट्रस के अंदर जो है वो स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बीटा एचसीजी लेवल चेक कर सकते हैं, जिसमें बीटा एचसीजी का जो लेवल है वो 100,000 से भी ज़्यादा देखने को हमें मिलेगा, जो इंडिकेट करता है मोलार प्रेगनेंसी है, राइट। हम वेजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, जिसमें हमें फीटल के जो पार्ट हैं वो हमें फील नहीं होंगे, ठीक है, और फीटल मूवमेंट जो है वो फील नहीं होगी हमें। देन इसके अलावा जो यूट्रस की हाइट होगी, ठीक है, यूट्राइन हाइट जो होगी वो जेस्टेशनल एज से हमेशा ज़्यादा होगी, तो इनसे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद अब हमें पता चल गया कि पेशेंट को मोलार प्रेगनेंसी है, राइट। तो अब हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ये है इसका मैनेजमेंट, स्कीम मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रेटिफॉर्म मोल, यानी कि जो मोलार प्रेगनेंसी है उसका मैनेजमेंट। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो हो सकता है कि हमारे पास फीमेल जो है वो दो कंडीशन से आई इन द प्रोसेस ऑफ, देखो कंडीशन तो वही होगी हाइड्रेटिफॉर्म मोल की, ठीक है, कंडीशन तो चेंज नहीं होगी, लेकिन हाँ हो सकता है कि इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्जन हो सकता है कि जो वो ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स हैं वो बाहर एक्सपल आउट हो रहे हैं। एक फीमेल आएगी हमारे पास इस कंडीशन से, उसको वो मोलार प्रेगनेंसी तो है, लेकिन जो वो वेसिकल्स डेवलप हो रहे हैं वो क्या है, जो बाहर एक्सपल आउट हो रहे हैं। वहीं दूसरी फीमेल आएगी हमारे पास यूट्रस इनर्ट वाली कंडीशन में, यानी कि उसमें जो वेसिकल्स हैं वो बाहर एक्सपल आउट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इन दी प्रोसेस ऑफ एक्सपल्जन, अगर फीमेल हमारे पास आती है वो बोलती है कि हाँ मुझे ऐसी कंडीशन ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईवी इन्फ्यूजन करेंगे, ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, राइट। आईवी इन्फ्यूजन और ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, क्योंकि जो मोलार प्रेगनेंसी है आप सभी को पता है कि उसका जो मेन साइन है वो क्या है, वजाइनल ब्लीडिंग है। अब फीमेल को अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फीमेल जो है उसमें
ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, ठीक है, फीमेल जो है वो हेमरेज में ना जाए, इसलिए हम उसमें आईवी इन्फ्यूज़न करेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। उसके बाद इवैक्यूएशन को एक्सेलरेट करेंगे। जो इवैक्यूएशन हमने ये बोला कि पेशेंट जो हमारे पास आ रही है वो एक्सपल्जन से आ रही है, ठीक है, कि जो ग्रेव्स लाइक वेसिकल्स हैं वजाइना के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको जो वो वेसिकल्स हैं उनको बाहर रिमूव करेंगे, ठीक है, यूट्रस से बाहर निकालेंगे। तो इवैक्यूएशन करेंगे। इवैक्यूएशन मतलब होता है कि जो वेसिकल्स हैं उनको बाहर निकालना, ठीक है। तो उस चीज़ को हम एक्सेलरेट करेंगे, यानी कि उस प्रोसेस को हम स्पीड अप करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी जो वेसिकल्स हैं वो बाहर रिमूव आउट हो जाए और जो पेशेंट है उसको कम मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, राइट। इसमें हम सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं, यानी कि प्रेशर के थ्रू हम जो भी वेसिकल्स हैं उनको बाहर रिमूव आउट करते हैं। और इसमें हम फीमेल को ऑक्सीटॉसिन ड्रिप चढ़ा सकते हैं। ऑक्सीटॉसिन ड्रिप बेसिकली हम तब चढ़ाएंगे जब हमें फीमेल का यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाना हो, ठीक है। जब फीमेल का यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो हम ऑक्सीटॉसिन ड्रिप चढ़ाएंगे फीमेल को और सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे ताकि जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर सके, राइट। देन उसके बाद है जेंटल क्यूरेटेज फॉलोइंग इवैक्यूएशन इन सेलेक्टेड केसेस ओनली। उसके बाद क्या है, हमने इवैक्यूएशन को एक्सेलरेट किया और जितना भी कंटेंट जो भी था अंदर वेसिकल जो भी थे बाहर रिमूव आउट कर दिए। उसके बाद अगर कुछ जो वेसिकल्स हैं अगर वो अंदर बच जाते हैं, ठीक है, अंदर रह जाते हैं, तो उनको हम क्यूरेटेज करके बाहर रिमूव आउट करवाएंगे, ठीक है। ये था हमारा पहला केस। मतलब हमारे पास फीमेल आई, उसने ऐसा बोला कि मेरे वजाइना से बाहर कुछ ऐसे ग्रेव्स जैसे बाहर रिमूव आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले उसको आईवी इन्फ्यूज़न देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। जो भी वेसिकल्स बाहर रिमूव आउट हो रहे हैं उसको हम इवैक्यूएशन करके बाहर निकालेंगे सक्शन इवैक्यूएशन के थ्रू, ठीक है। इवैक्यूएशन के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीटॉसिन ड्रिप चढ़ाएंगे फीमेल में ताकि जो प्रोसेस है उसको और स्पीड अप किया जा सके, राइट। देन जेंटली क्यूरेटेज करेंगे। अगर कुछ वेसिकल्स रह गई हैं तो उनको बाहर रिमूव आउट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद है दूसरी हमारे पास फीमेल आती है, मोलर प्रेगनेंसी से ही आती है लेकिन यूट्राइन इनट से आती है, यूट्रस इनट से आती है, यानी कि जो उसका यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और जो वेसिकल्स हैं वो बाहर वजाइना के थ्रू बाहर रिमूव नहीं हो रहे, ठीक। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एनीमिया को करेक्ट करेंगे। अगर फीमेल में एनीमिया है तो उसको हम एनीमिया को करेक्ट करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, ठीक है। देन उसके पास इसमें भी दो चीज़ें होंगी। हो सकता है कि हमारे पास पेशेंट जो आ रही है यूट्रस इनट की, वो हो सकता है कि वो यंग हो, ठीक है, और वो फैमिली आगे चाहती हो। और ये भी हो सकता है कि हमारे पास कोई फीमेल ऐसी आए जिसकी एज 35 ईयर से ज़्यादा हो, जिसकी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो गई है, उसको आगे अपनी और फैमिली नहीं करनी है, ठीक है, उसको आगे और बच्चे नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि दो चीज़ों से आए। अगर हमारे पास फीमेल आती है जिसकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है, जिसकी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो गई है और आगे वो अपनी फैमिली को कंटिन्यू करना नहीं चाहती, यानी कि कोई भी जो चाइल्ड है उनको वो नहीं चाहती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हिस्टेक्टोमी कर देंगे, ठीक है। कंसल्ट ले करके पेशेंट से, उसकी फैमिली से कंसल्ट ले करके हम हिस्टेक्टोमी परफॉर्म कर देंगे, यानी कि जिसमें जो होल यूट्रस होगा उसको बाहर रिमूव आउट कर देंगे, ठीक। वहीं अगर दूसरी तरफ हमारे पास फीमेल आती है जिसमें फीमेल जो है वो यंग है, ठीक है, और वो आगे अपने बच्चे चाहती है, यानी कि उसको डिज़ायर है चाइल्ड की, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें हम इवैक्यूएशन करेंगे, यानी कि जो भी वेसिकल्स हैं उनको हम इवैक्यूएशन के थ्रू बाहर रिमूव आउट करेंगे। तो इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम वजाइना के थ्रू उसको रिमूव आउट कर सकते हैं या फिर हम एब्डोमिनल के थ्रू उसको रिमूव आउट कर सकते हैं, यानी कि वजाइना के एब्डोमिनली हिस्टेक्टोमी, देखो ये हिस्टेक्टोमी नहीं है, हाँ ये हिस्टेक्टोमी है, ठीक है। तो एब्डोमिनल में हिस्टेक्टोमी जो है वो हम रेयरली परफॉर्म करते हैं। ये हम तब परफॉर्म करेंगे जब वजाइना जो है वो अनफेवरेबल है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है वजाइना से, ठीक है, हमारा वजाइना मतलब हम वजाइना से उसको जो वेसिकल्स हैं उनको बाहर इवैक्यूएशन के थ्रू नहीं निकाल सकते, तो हम एब्डोमिनली हिस्टेक्टोमी करके उन वेसिकल्स को रिमूव आउट करेंगे, ठीक। देन उसके बाद अगर फीमेल को ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है, तो अगर जब हमने वजाइना से परफॉर्म करना है तो हो सकता है कि उसका सर्विक्स फेवरेबल हो सकता है कि उसका सर्विक्स अनफेवरेबल हो। अगर उसका सर्विक्स जो है वो फेवरेबल है तो हम सीधे सक्शन इवैक्यूएशन और ऑक्सीटॉसिन ड्रिप चढ़ा करके इवैक्यूएशन को करेंगे, ठीक है। जब उसका सर्विक्स फेवरेबल है,
यानी कि सर्विक्स प्रॉपर तरीके से राइपनिंग हो रही है उसकी, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, मतलब सर्विक्स जो है वो उस चीज़ के लिए फेवरेबल है, तो हम क्या करेंगे, फीमेल में ऑक्सीटोसिन ड्रिप चढ़ाएंगे ताकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर सके, और सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे, यानी कि प्रेशर के थ्रू जो भी अंदर वेसिकल्स हैं उनको बाहर इवैक्यूएट करेंगे, राइट। वहीं अगर सर्विक्स अनफेवरेबल है तो हम क्या करेंगे, यानी कि जो सर्विक्स है वो डायलेट नहीं कर पा रहा है। अनफेवरेबल का मतलब क्या है, सर्विक्स डायलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अगर सर्विक्स डायलेट नहीं कर पा रहा है, स्लो डायलेटेशन हो रही है सर्विक्स की, तो इस केस में हम पेशेंट को प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होती हैं, बेसिकली ये सर्विक्स के राइपनिंग में हेल्प करती हैं, यानी कि जो सर्विक्स है वो प्रॉपर डायलेट कर सके, ठीक है, सॉफ्ट हो सके, उस चीज़ में हेल्प करती हैं। तो इसमें फीमेल को हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स देंगे। उसके बाद जब उसका सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट यानी कि जो डायलेट होना स्टार्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, फीमेल में ऑक्सीटोसिन ड्रिप चढ़ाएंगे ताकि जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, राइट। देन हम क्या करेंगे, सक्शन इवैक्यूएशन के थ्रू जो भी वेसिकल्स हैं उनको रिमूव आउट करेंगे, ठीक है। अब चाहे सर्विक्स फेवरेबल हो चाहे सर्विक्स अनफेवरेबल हो, दोनों कंडीशन में क्या होगा, लास्ट में हम क्यूरिटेज करेंगे। क्यूरिटेज हम तब करेंगे जब अंदर कुछ वेसिकल्स रह जाएं, तब हमने इवैक्यूएशन किया, लेकिन इवैक्यूएशन करने के बाद भी जो वेसिकल्स हैं वो सारे के सारे बाहर नहीं निकल पाई, तो हम क्यूरिटेज करेंगे, ठीक है, राइट। तो ये था बेसिकली मैनेजमेंट, जिसमें हमने, अब देखो हमारे पास पेशेंट पहले कौन सी आई थी, इन प्रोसेस ऑफ एक्सपल्जन, यानी कि जिसमें जो वेसिकल्स थे वो वजाइना के थ्रू बाहर निकल रही थी। वहीं हमारे पास फीमेल आई यूट्रस इनर्ट वाली, जिसमें जो यूट्रस था वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो ये जितने भी केस थे इनमें लास्ट में क्या होगा, इसमें हम पेशेंट को प्रोफाइलैक्टिक साइटोटॉक्सिक थेरेपी देंगे, ठीक है। ये हम क्यों देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आगे जा कर के पेशेंट में मेलिग्नेंसी वाले चांसेस डेवलप हो, तो इसलिए हम पेशेंट को साइटोटॉक्सिक थेरेपी देंगे। पेशेंट को हम फॉलोअप के लिए बोलेंगे एटलीस्ट 1 साल तक, पेशेंट को हम बोलेंगे कि आपको 1 साल तक रूटीनली अपना चेकअप कराना है, ठीक है। और उसका जो सीरम HCG लेवल है उसको हम मॉनिटर करेंगे, यानी कि जो HCG लेवल है उसको हम रूटीनली मॉनिटर करेंगे, ठीक है। इसमें हमने फीमेल को ये भी बोलना है कि आपको 1 साल तक कोई भी बेबी आगे कंसीव नहीं करना है, ठीक। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स को आपने अवॉइड करना है, 1 साल तक आपको कोई भी बेबी कंसीव नहीं करना है। इस चीज़ के लिए हम उसको पहले से एडवाइस कर देंगे, उनको प्रॉपर बोलेंगे कि आपको 1 ईयर तक रेगुलर चेकअप के लिए आना है, आपका HCG लेवल जो है वो मॉनिटर होगा रेगुलरली, राइट। उसमें अगर हमने HCG लेवल मॉनिटर किया, तो अगर उसमें हमारा HCG जो लेवल है वो दोबारा से री-एलिवेट होता है, ठीक है, दोबारा से री-एलिवेट होता है, तो हम एक्सक्लूड न्यू प्रेगनेंसी, यानी कि हम फीमेल को बोलेंगे कि आप आगे कोई भी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू मत कीजिए, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, इवेलुएट फॉर परसिस्टेंट ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़, एक्सरे, CT, MRI, मतलब हम क्या करेंगे इसमें, जैसे ही हमने पेशेंट का HCG लेवल मॉनिटर किया, ठीक है, तो ये हुआ कि वो दोबारा से री-एलिवेट होना स्टार्ट हो गया, तो उस कंडीशन में फीमेल को बोलेंगे कि आपको कोई भी न्यू प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। इसमें हम पेशेंट के फिर से हम डायग्नोस करेंगे, हम CT स्कैन करेंगे, MRI करेंगे, ठीक है, चेस्ट एक्सरे करेंगे, वो जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है उसमें दोबारा से कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं हो रही है, दोबारा से कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रही है, वो चीज़ चेक करने के लिए। वहीं अगर हमने फीमेल का HCG लेवल मॉनिटर किया और वो 4 से 6 हफ्ते में दोबारा से नॉर्मल हो गया, रिटर्न हो गया, तो हम क्या करेंगे, मंथली उसको फॉलोअप के लिए बोलेंगे, ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर, मतलब कि आपको 1 साल तक हर मंथ जो है फॉलोअप के लिए आना है, इस तरीके से, ठीक। तो ये था इसका मैनेजमेंट। उसके बाद है कि अगर इसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो फीमेल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है यूट्राइन सेप्सिस, यानी कि जो फीमेल है उसको यूट्रस का इन्फेक्शन हो सकता है। परफोरेटेड यूट्रस, यानी कि जो यूट्रस है वो इंजर्ड हो सकता है। कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है, फीमेल में जो कैंसर वाली कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो कोरियोकार्सिनोमा हो सकता है फीमेल में, जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है उसकी कैंसरस ग्रोथ हो सकती है। फीमेल में हेमरेज हो सकता है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा ब्लड लॉस देखने को मिल सकता है फीमेल में, क्योंकि जो वेसिकल्स हैं वो कहाँ से हैं, हमारी डेसिडुआ से ही अटैच्ड हैं। तो जब हम उन वेसिकल्स को डेसिडुआ से डिटैच करेंगे, ठीक है, सेपरेट करेंगे, तो इसमें ज़्यादा ब्लड लॉस देखने को मिल सकता है फीमेल में, और फीमेल हेमरेज में जा सकती है, राइट। तो ये थे इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस, और ये सब कुछ था मोलार प्रेगनेंसी के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मोलार प्रेगनेंसी क्या होती है,
ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से मोलार प्रेगनेंसी हो सकती है, कितने टाइप्स की मोलार प्रेगनेंसी होती है, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं हमें पेशेंट में, कैसे हम इस कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं, और अगर कोई वो चीज़ डायग्नोस हो जाए तो उसका हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट ना किया गया तो फीमेल में क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती हैं। इन चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।